जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का। आज के हमारी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान जो आपका सीटेट पेपर 2 के लिए पूछा जाता है, उसके संबंधित जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या के साथ आपको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? भाई इनमें से जो बाजार होता है उस शब्द की व्याख्या कौन सा स्टेटमेंट करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं। बी, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार। सी, एक मॉल जो उत्पाद बेचता है। या डी, एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। तो देखिए भाई, जो बाजार होता है उसकी व्याख्या करता है स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी। क्या है भाई कि ये एक स्थानीय जगह होती है जहां उद्योग स्थापित करने की जो अनुकूलित या प्रेरक स्थितियां होती हैं, वहां आपका जो बाजार शब्दावली है इसकी ये स्टेटमेंट व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? अब इसमें जो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि कौन सी नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन ए कृषि, बी व्यापार, सी मछली या डी खनन। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं होगी वो नहीं है आपका व्यापार। भाई व्यापार जो है वो आपकी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि आपकी कृषि, मछली पालन और खनन ये आपके प्राथमिक आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर जवाब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पीएचसी का क्या अर्थ है? अभी जो पीएचसी होता है इसका अर्थ क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। ऑप्शन ए पब्लिक हेल्थ कोर्ट, बी पब्लिक हेल्थ सेंटर, सी पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन या डी प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो देखिए भाई, पीएचसी जो होता है इसका आपका जो फुल फॉर्म होती है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी पब्लिक हेल्थ सेंटर। क्या होता है भाई, पीएचसी का फुल फॉर्म क्या होगी? पी से पब्लिक, हेल्थ और सेंटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है डैश डैश कहलाती है। भाई जो हमारे समाज की जो संरचना है आजकल की और व्यवहार की जो प्रणाली है, उसमें पुरुष जो है वो स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है और उसे उत्पीड़ित करता है, शोषित करता है। तो ये जो प्रणाली है व्यवहार की, ये क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फांसीवाद, बी राजतंत्र, सी पितृसत्तात्मक या डी पदानुक्रमिक। तो भाई देखिए, यहाँ पर पुरुष प्रधान की बात हो रही है, पुरुष अपनी प्रधानता दिखा रहा है, तो ये आपकी पितृसत्तात्मक जो प्रणाली हो जाएगी। कैसी होगी फ्रेंड्स? ये आपकी पितृसत्तात्मक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? अब जो प्रशस्ति होती हैं उसके बारे में यहाँ पर गलत स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए, राजा की प्रशंसा करने तथा उसका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान द्वारा लिखी जाती थी। बी, प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। सी, ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। या डी, प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। तो देखिए भाई, यहाँ पर गलत स्टेटमेंट पूछा है आपसे प्रशस्ति के बारे में। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। नहीं भाई, राजा इन्हें स्वयं नहीं लिखते थे। जो राजा के दरबारी कवि या होते थे, लेखक होते थे, वो उनकी राजा की प्रशंसा के बारे में जो राजा की प्रशंसा किया करते थे और उसमें जो उसके द्वारा किए गए कार्य वगैरह उनको उल्लेख किया करते थे, वो आपकी प्रशस्ति कहलाती है। तो वो राजा स्वयं नहीं लिखता था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार में बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया? भाई जो 19वीं शताब्दी के दौरान ऐसा कौन सा विकास हुआ था जिसने बहुत बड़े पैमाने पर हमारे जो समाज के रीति रिवाज थे और व्यवहार थे उसके बारे में जो वाद विवाद और चर्चाएं होती थी उनको सुगम बनाया था? ऑप्शन ए रंगमंच, बी चलचित्र, सी रेडियो या डी पत्रिकाएं। तो देखिए भाई, वो 19वीं शताब्दी में जो आपका क्या नाम है वो सुगम बनाया था, जिसने वो बनाया था आपका पत्रिकाओं ने। किसने बनाया था फ्रेंड्स? पत्रिकाओं ने। जो पत्रिकाएं होती थी आपके समाचार पत्र पत्रिकाएं होती हैं, वो जैसे कोई साप्ताहिक पत्रिकाएं भी निकलती थी, मासिक पत्रिकाएं भी निकलती थी, और जो आपके डेली न्यूज आते थे पत्रिकाएं आती थी, वो जो उन्होंने जो उस दौरान 19वीं शताब्दी के दौरान जो सॉरी फ्रेंड्स, सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार थे उनके वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल में डैश डैश
प्राय उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। भाई बंगाल में किसके लिए उन व्यक्तियों ने अथवा समूहों ने जो मंदिर और अन्य धार्मिक भवन का निर्माण कराया था जो शक्तिशाली बन रहे थे, वो किसके लिए कराया था? ऑप्शन ए, समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, बी, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, सी, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए, या डी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। तो भाई किस लिए करते थे वो? तो वो करते थे आपका अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए और अपनी धर्मपरायणता घोषित करना कि भाई हम बिल्कुल धर्मपरायण हैं, और अपने अनुयायी बनाने के लिए वो धार्मिक भवनों और मंदिरों का निर्माण करते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी। भाई जो महाजनपद हुआ करते थे, 16 महाजनपद थे आपके, है ना, तो उनकी जो ज्यादातर महाजनपद थे उनमें से उनकी किलेबंदी जो थी वो मजबूत होती थी। वो क्यों होती थी, मजबूत होती थी क्योंकि ऑप्शन ए, वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, बी, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, सी, ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे, या डी, इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो भाई देखिए महाजनपद जो थे उनकी किलेबंदी होती थी, वो क्यों होती थी भाई? वो इसलिए होती थी कि शासकों को आक्रमण का भय था। भाई जो शासक थे वहां उनको आक्रमण का भय रहता था कि कभी कोई आक्रमण कर दे, तो वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए वो किलेबंदी करते थे महाजनपदों की। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, कि भाई जो आपके उद्योगपति होते हैं वो उद्योग स्थापित कब करते हैं? ऑप्शन ए, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, बी, कस्बे विकसित हों, सी, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, या डी, वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। तो भाई देखिए जो उद्योगपति होते हैं वो आपके उद्योग कब स्थापित करते हैं? वो तब करते हैं भाई कि जब आपके वे सरकारी जो नीतियां होती हैं वो उनके अनुकूल होती हैं, कि भाई वो सरकारी नीतियां हैं उनको अपने अनुकूल पाते हैं कि भाई हाँ ये हम जो सरकारी नीतियां हैं हमारे अनुकूल हैं उद्योग स्थापित करने के, तो वो जो उद्योगपति होते हैं वो आपके उद्योग स्थापित करते हैं वहां पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? भाई ब्रिटिश शासन चल रहा था जब हमारे यहाँ, तो जो स्थानांतरित कृषक थे, स्थानांतरित कृषि करने वाले किसान थे, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन ए, उनकी कृषि उत्पादन में गिरावट आई, बी, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, सी, बेरोजगारी, या डी, शोषण। तो देखिए भाई उनको समस्या का सामना करना पड़ा था कि भाई जो उनकी गतिविधियां थी वो प्रतिबंधित हो गई थी, है ना। जो वो स्थानांतरित कृषि करते थे उसके अंतर्गत जो गतिविधियां करते थे, गतिविधियां हुआ करती थी उनकी कृषि करने के दौरान, वो उनकी गतिविधियां को प्रतिबंध लगा दिया गया था, वो प्रतिबंधित हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था। भाई मध्यकाल जो था उस समय जो मंदिर हुआ करते थे उनको किस केंद्र के रूप में माना जाता था? ऑप्शन ए, सांस्कृतिक गतिविधियों, बी, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, सी, सूफी आंदोलन, या डी, वास्तुकला। तो देखिए भाई जो मध्यकालीन भारत था उसमें मंदिरों को किसके केंद्र के रूप में जाना जाता था? भाई वो आपका जाना जाता था सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में। किसके केंद्रों में फ्रेंड्स? सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में। जो मंदिर हुआ करते थे उनको एक संस्कृति का केंद्र माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब है। जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं मंदिरों में तो उनको केंद्र माना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? भाई जो गजनी था, महमूद गजनवी था, जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, लगातार 17 बार आक्रमण किया था और 17वां आक्रमण उसका ज्यादा प्रभावी था, जिसने उसे बहुत उत्पात मचाया था और लूटपाट की थी। ठीक है, तो उसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, उसे मंदिर की वास्तुकला पसंद नहीं थी, बी, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की, सी, वह अन्य उद्देश्य के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, या डी, वह वहां एक महल बनाना चाहता था। तो भाई उसका मुख्य कारण क्या था? भाई उसका मुख्य कारण था कि उसने जो है इस्लाम के महान नायक बनने के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। भाई वो इस्लाम का महान नायक है, उसका श्रेय मिलेगा इसको, इसलिए उसने मुख्य कारण यही था कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है?
देखिए नहीं पूछा आपसे, कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन आपके ए, वे प्राय ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। बी, वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। सी, वे हस्तलिखित थीं और उनके बाद मुद्रित हो गई थीं। या डी, कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थीं। तो भाई प्राचीन हस्तलिपियां जो हैं उसके बारे में सही कथन नहीं पूछा आपसे, 3 इसमें सही है, एक आपका सही नहीं है। तो वो कौन सा सही नहीं है? वो नहीं है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत हैं। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ये इन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या जवाब हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? भाई भारत में जो प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हो इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने किसको अपनाया था? ऑप्शन ए, सर्वेक्षण करने की प्रथा। बी, भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। सी, स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा। या डी, सैन्य अभियान। तो क्या अपनाया था भाई? उन्होंने अपनाया था आपका भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, कि भाई कर, एक तरह से कर के रूप में अपनाया था उन्होंने, कि भू राजस्व जो है उससे उसको संग्रह किया जाए भू राजस्व को, तो उसकी प्रथा उन्होंने अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, नील की खेती के 2 मुख्य प्रणालियां थी। भाई जो नील की खेती होती थी उसकी 2 प्रणालियां होती थी, वो 2 मुख्य प्रणालियां कौन सी थी? ऑप्शन ए, निज और रैयती। बी, खरीफ और रबी। सी, निज और सीढ़ी नुमा खेती। या डी, निज और किज। तो भाई देखिए, नील की जो खेती होती थी उसकी 2 मुख्य प्रणालियां हुआ करती थी आपकी, निज और रैयती। क्या होती थी फ्रेंड्स? निज और रैयती। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ हमारा सही? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। भाई जो एनसीईआरटी की जो सामाजिक और राजनैतिक जीवन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसका उपागम क्या है? ऑप्शन ए, पाठ की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करना। बी, अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं का प्रयोग करना। सी, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। या डी, शिक्षार्थी को प्रश्न का एक सही उत्तर देना। तो देखिए भाई एनसीईआरटी की जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकें हैं उनका उपागम क्या है? उनका उपागम है कि भाई अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन और कथाओं का प्रयोग करना, कि भाई जो कॉन्सेप्ट हैं, जो अवधारणाएं हैं उनको स्पष्ट करने के लिए केस स्टडी के लिए, और जो कथाएं हैं, कहानी है, कहानी कथनों का प्रयोग करना उनका उपागम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाले लाभ नहीं है? वही जो उच्च ज्वार होते हैं, आते हैं समुद्र में, तो उच्च ज्वार के कारण कौन सा लाभ नहीं होगा यहाँ पर, ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए, इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। बी, पर्यटकों को लाने के द्वारा यह स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। सी, नौ संचालन सरल होता है। या डी, यह मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। तो भाई देखिए जो उच्च ज्वार होता है उसका लाभ कौन सा नहीं होगा? वो नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटक को लाने के द्वारा यह अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। ये उच्च ज्वार का लाभ नहीं होता है, जबकि इनसे बिजली उत्पन्न की जाती है, नौ संचालन सरल होता है और मछली पकड़ने में सहायता होते हैं। लेकिन पर्यटकों के लाने के द्वारा ये स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होता है बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक समाजीकरण है। भाई जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। बी, किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना। सी, याद करना और शिक्षकों का अनुकरण करना। या डी, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। तो देखिए भाई जो सामाजिकरण होता है, प्राथमिक सामाजिकरण होता है, वो होता है आपका शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना। कि जो बच्चा भाई जन्म लेता है, जब परिवार में जन्म लेने के साथ ही उसका सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है, तो वो प्रारंभ सामाजिकरण जो होता है उसका परिवार में होता है, तो वो उसका प्राथमिक सामाजिकरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, रोष या नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति। भाई रोष या नाराजगी है तो वो उचित है, क्यों? क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति कैसी है? ऑप्शन ए, विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित है। बी, इसका साफ संकेत है इसमें पैदा हुई रूढ़िबद्धता गलत नहीं है। सी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी या कायम रखती है। या डी, समाजीकरण की आवश्यकता को उजागर करती है। तो भाई रोष या नाराजगी उचित है, ये किस लिए है?
तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी कि भाई ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी या कायम रखती है। तो यहाँ पर क्या जवाब होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अपना अगला क्वेश्चन 20, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? भाई जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, वो जो शिक्षक को क्या समझाएगा कि भाई शिक्षक इससे क्या समझेगा? ऑप्शन ए, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। बी, पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। सी, उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। या डी, प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो देखिए भाई जो निदानात्मक परीक्षण होते हैं उनसे शिक्षक को क्या सहायता मिलेगी सीखने में? तो वो मिलेगी आपकी सामाजिक विज्ञान में जो विद्यार्थी हैं उन्हें सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण ही वही होता है। एक तरह से जैसे भाई आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी डायग्नोस करता है ना, भाई लिख के देता है ये टेस्ट करा लो, तो डायग्नोस ही होता है, एक तरह से निदान ही होता है वो, उसके बाद वो उपचार करता है। ऐसे ही यहाँ है। तो निदानात्मक क्या है? सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों को सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनका पता लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर क्या हो गया? बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।